वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के धलाई जिले के अम्बासा और गोमती जिले के राधा किशोरपुर में की विजय संकल्प रैली। अपोजिशन की कुलियाड़े हाथों कहा, त्रिपुरा में बुरी हुक्मरानी के पुराने खिलाड़ियों ने मिलाया हाथ। कांग्रेस और बाएं बाजू के लोग मकर और फरे में मसरूफ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बीजेपी की तरजीह त्रिपुरा की चौतरफा तरक्की। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मरकजी बजट 2023-24 के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मरकजी बोर्ड की मीटिंग में लिया हिस्सा। मीटिंग के बाद मीडिया से किया खिताब। अडानी हिडेनबर्ग तनाज़े के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की तशवीश पर कहा, भारत के रेगुलेटर्स में है बहुत तजुर्बेकार और माहिर, मामले पर रखे हुए हैं गहरी नजर। फिजी के नादी में 12वें आलमी हिंदी कॉन्फ्रेंस का होगा इनेकाद। फिजी हुकूमत के ताउन से 15 से 17 फरवरी 2023 तक वजारत खारजा करेगी इनेकाद। अलग अलग मौज़ूआत पर मजमूई तौर पर होंगे 10 इजलास। वजारत खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जानकारी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह हैदराबाद वाक़ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी में मुनक़्क़िदा IPS प्रोबेशनरों की पासिंग आउट परेड में हुए शामिल। कहा, जदीद पॉलिसिंग में तकनीक का है अहम रोल। 8 साल पहले दाखिली सलामती को दरपेश थे मुतादिद चैलेंज, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में दहशत गर्दाना वाक़यात में आई कमी। तुर्की और शाम में ज़लज़ले के बाद राहत और बचाव का काम जंगी सतह पर जारी। मरने वालों की तादाद 24,000 के पार। भारत ऑपरेशन दोस्त के जरिए कर रहा है मदद। अक़वाम मुत्तहिदा ने तुर्की और शाम में ग़िज़ाई बहरान का दिया इंतबाह। और नागपुर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की करारी हार। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 1 इनिंग और 132 रन से दी शिकस्त। दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया 91 रन पर सिमटा। भारतीय स्पिनरों के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने टेके घुटने। आदाब नाज़रीन, खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के गोमती में कहा कि 5 सालों में बीजेपी ने बरसों से पसमानदा रियासतों की तरक्की करके दिखाया है। भारत व बैरून मुल्क से यहाँ आने वाले सयाह आज त्रिपुरा की तरक्की के गवाह बन रहे हैं। 5 वर्षों में दिन रात मेहनत करके इस वायदे को जमीन पर उतारने के लिए काम किया है। आज देश भर से जो लोग यहां आते हैं, जो लोग मां त्रिपुर सुंदरी के दर्शन करने आते हैं, वो इस हीरा का अनुभव के साक्षी बन रहे हैं। अगरतला में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट पर उतरने वाले लोगों को एयरपोर्ट देखते ही पता चल जाता है कि त्रिपुरा कितना भव्य है, त्रिपुरा कितना दिव्य है, त्रिपुरा कितना वाइब्रेंट है। कांग्रेस और बाएं-बाजू पर अवाम के मफाद को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि बाएं बाजू और कांग्रेस की सरकार में तरक्की की सड़क कभी अवाम तक नहीं पहुंची। लेफ्ट और कांग्रेस के शासन में यहां हजारों गांव ऐसे थे जिन तक कभी सड़क ही नहीं पहुंच पाई थी। बीते 5 साल में यहां के करीब 5,000 गांवों तक हमारी सरकार ने सड़क पहुंचाई है। बीते 5 सालों में त्रिपुरा में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत मजबूत हुई है। अब तो यहां की दूर सुदूर ग्राम पंचायतों तक को 4G कनेक्टिविटी जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। साथियों, ये मेरा त्रिपुरा के लोगों से वायदा है कि फिर से भाजपा सरकार बनने के बाद
त्रिपुरा के विकास में और तेजी आएगी। जल मिशन के बारे में बात करते हुए वजीर आजम ने कहा कि जब त्रिपुरा की ख्वातीन नल से पानी भरती हैं तो उनका आशीर्वाद दिल्ली तक पहुंचता है। इसी आशीर्वाद के साथ उन्होंने आवाम से पोलिंग में हिस्सा लेने की अपील की। 4 लाख परिवारों को नल से जल की सुविधा दी है और जब नल से जल आता है ना तो ये माताओं बहनों का आशीर्वाद का पाइपलाइन सीधा दिल्ली मेरे घर में खुलता है। आशीर्वाद मुझ पर बरसते रहते हैं। ये माताओं बहनों के आशीर्वाद जब जब उनका नल खोलते ना वो पहले मोदी को आशीर्वाद देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो दिन दूर नहीं जब त्रिपुरा के हर घर में 24 घंटे बिजली आएगी। त्रिपुरा के इंतखाबी दौरे पर पहुंचे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गोमती में रोड शो किया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और वजीर आजम का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के धलाई जिला में अम्बासा में भी एक जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि 3 दहाइयों तक हुकूमत करने वाली हुकूमतों के दौर में खौफ, तशद्दुद और दहशतगर्दी देखने को मिलती थी, लेकिन आज बीजेपी की हुकूमत में मुल्क की हर रियासत और हर इलाके में तरक्की हो रही है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि पहले त्रिपुरा में सिर्फ एक लफ्ज़ सुनने को मिलता था, चंदा। उन्होंने 3 दहाइयों तक चंदे के नाम पर लोगों को लूटने का लाइसेंस दे रखा था। हमने त्रिपुरा के लोगों को चंदा चंदा करने वालों से निजात दिलाई है। त्रिपुरा में चुनाव हो रहे हैं तो हर पार्टी का झंडा दिख रहा है। 5 साल पहले क्या किसी और दल को अपना झंडा भी गाड़ने दिया जाता था क्या? भाजपा सरकार ने डर, भय और हिंसा से त्रिपुरा को मुक्ति दी है। 3 दशक तक त्रिपुरा में चंदा 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 हर किसी को लूटने का लाइसेंस देके रखा था। अब भाजपा सरकार त्रिपुरा को चंदा चंदा करने वालों से ही मुक्त कर दिया है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि त्रिपुरा में दहाइयों तक हुकूमत करने वाली कांग्रेस और बाएं बाजू की पार्टियों ने रियासत को तरक्की की पटरी से पीछे उतार दिया था। बीजेपी ने अपनी गुड गवर्नेंस से रियासत को एक नई शिनाख्त दी है। दशकों तक कांग्रेस और वामपंथियों के शासन ने त्रिपुरा को विकास के हर पैमाने पर पीछे धकेल दिया था, लेकिन डबल इंजन की सरकार सिर्फ 5 वर्षों में ही त्रिपुरा को तेज विकास की पटरी पर ले आई है। अब त्रिपुरा की पहचान हिंसा नहीं है, त्रिपुरा की पहचान पिछड़ापन नहीं है। त्रिपुरा में आए बदलाव का एक और उदाहरण ये चुनाव में भी है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज दिल्ली में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के मरकजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से खिताब किया। इस दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद थे। इसके बाद वज़ीर खजाना और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। India's regulators are very, very experienced and they are experts in their domain. So the regulators are fairly seized of this matter and they are on their toes as always, not just now. So I would leave it there
because you've just told me what has come out this morning. I'll leave it there. वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि G20 ममालिक के साथ बातचीत जारी है। क्रिप्टो करेंसी में तकनीक का रोल ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि इसलिए हम तमाम ममालिक से बात कर रहे हैं। G20 में जो चर्चा हमारी चल रही है, क्योंकि क्रिप्टो में टेक्नोलॉजी का प्ले ज़्यादा है, इनफैक्ट 99% वो ह्यूमन नहीं इंटरेक्शन टेक्नोलॉजी का, उसमें हम सभी देशों से बात कर रहे हैं कि रेगुलेशन अगर होना है तो एक अलग देश अकेला कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए सबके साथ बात कर रहे हैं क्या कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम बन पाएंगे जिससे अगर सब लोग उसके रास्ते पे चलते हुए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम बना देते हैं, हम इफेक्टिव रह पाएंगे। सो ये सब चर्चा में विषय है, इसीलिए कुछ नयापन नहीं है जो मैं बोलना चाहती हूँ हमारे बजट में, इसीलिए नहीं बोला। और G20 के साथ चर्चा अभी जारी है, इसीलिए कुछ नया बोलने का नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि तवील अरसे के बाद हकीकी शरह सूद मुस्बत हुई है। उन्होंने कहा कि टैक्स दहंदगान के हाथों में है कि वो किस टैक्स निज़ाम पर अमल करते हैं। This measure of government was purely to reduce the tax burden on the middle class and to make sure that the promise which was given earlier, a couple of years ago, which got delayed because of the COVID and other reasons, that we will simplify the direct taxation, not only just simplify for compliance sake, but also reduce the rate so that it doesn't become a burden, tax doesn't become a burden on the shoulders of particularly the middle class. That's where it is. इस दौरान आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2023-24 के लिए हमारे अफराते ज़र का अंदाजा 5.3% है। खामतेल की कीमत में गिरावट आ सकती है। उन्होंने कहा कि इस वक्त हालात ऐसे नहीं है जैसे 6 माह पहले थे। The forward markets are giving a much more benign picture with regard to the oil prices, but we have been very conservative in our assessment, and our inflation projection of 5.3% for the whole year 23-24, we have said that the risks are evenly balanced. So if the oil prices remain, go down significantly, and if there is advantage of other commodity prices, it will work, to our favor in terms of leading to lower inflation. But if the demand for oil due to opening up of the countries and due to the higher growth in other countries, then the oil, the commodity prices may go up. But having said that, I would like to add that as I have said in my statement the other day, that the global economic outlook does not look as grim as it did, let's say, about 6 months ago. The talk of a deep recession in many countries, including advanced countries, that is behind us. Now the talk around the world is either a softer recession or just a global slowdown. So therefore the risks are evenly balanced. We have to wait and see how it plays out. 12वीं आलमी हिंदी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 12 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी के नादी में किया जाएगा। वजारत खारजा के सेक्रेटरी सौरभ कुमार ने कहा कि इसका एहतमाम वजारत खारजा ने फिजी की हुकूमत के ताउन से किया है। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह 15 फरवरी को वज़ीर खारजा एस जयशंकर करेंगे और इसका इख्तिताम 17 फरवरी को होगा। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में 15 से 17 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी में आयोजित किया जा रहा है। फिजी सरकार हमारे साथ मिलकर इसका आयोजन हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये फिजी में नांदी शहर है, वहाँ पे ये किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो 15 फरवरी को विदेश मंत्री जी श्री जयशंकर जी के साथ फिजी के प्रधानमंत्री श्री सितिवेनी रंबुका करेंगे और इसका जो समापन कार्यक्रम है वो 17 फरवरी को फिजी के उप प्रधानमंत्री श्री बिमन प्रसाद जी करेंगे।
वजारत खारजा के सेक्रेटरी सौरभ कुमार ने कहा कि हिंदी की मकबूलियत मुल्क और दुनिया में दिन ब दिन बढ़ रही है। कई देशों में हिंदी पीठों की स्थापना भी की गई है। संभवतः इसी का ही परिणाम है और वेब पर हिंदी कंटेंट की खपत बढ़ी है। इन सभी कारणों से वेब में जो हिंदी का जो कंटेंट है आजकल बहुत ज़्यादा है। गूगल का अनुमान है कि हिंदी में सामग्री पढ़ने वाले हर वर्ष 90% से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर है हिंदी की लोकप्रियता का। उमूर खारजा के सेक्रेटरी सौरभ कुमार ने कहा कि वज़ीर खारजा एस जयशंकर फिजी के वज़ीर आज़म से मुलाकात भी कर सकते हैं। As far as external affairs ministers' meetings are concerned, apart from the fact that this is his first visit after the formation. This is the first visit to Fiji by any government after the formation of a new government there. Our expectation is that he would be meeting the Fiji leadership across the spectrum. He is likely to have meetings with the new Prime Minister and other members of the cabinet. इंडियन पुलिस सर्विस IPS प्रोफेशनलों के 74 RR बैच के पासिंग आउट परेड आज सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में हुई। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। परेड में कुल 195 ज़ेर तरबियत अफसरों ने हिस्सा लिया। इनमें ज़ेर तरबियत 166 IPS अफसर और 29 ज़ेर तरबियत गैर मुल्की अफसर शामिल हैं। उनमें 37 ख्वातीन अफसरान भी शामिल हैं। अपने खिताब में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आने वाले 25 सालों के चैलेंजों से निपटने के लिए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन शुरू किया है। कुल 195 अधिकारी प्रशिक्षु अकादमी में चरण 1 का बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मुझे आनंद है कि इसमें 41 महिला अधिकारी हैं। इसमें 166 IPS प्रशिक्षु अधिकारी और 29 प्रशिक्षु अधिकारी हमारे पड़ोसी देशों से भूटान, नेपाल, मालदीव और मॉरिशस से है। मैंने जब देखा कि आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन में सबसे ज्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड के प्रशिक्षु हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने वाले 25 साल की चुनौतियों को निपटने के लिए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की है। जो पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन हमारे देश के सभी पुलिस संस्थानों को टेक्नोलॉजी की दृष्टि से न केवल विश्व के टेक्निकल चुनौतियों के अनुरूप बनाएगा, इसके साथ साथ हेड कांस्टेबल से लेकर DGP तक की पूरी पुलिस प्रणाली को टेक्नो सेवी भी बनाएगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि 8 साल पहले मुल्क की दाखिली सलामती के मैदान में बहुत से चैलेंजेस थे। आज हमने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी लाए हैं। 8 साल पहले के देश की आंतरिक सुरक्षा का परिदृश्य देखे तो 3 बड़े हॉटस्पॉट देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से नासूर बनकर हमारे सामने थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं, पूर्वोत्तर के अंदर इंसर्जेंसी और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में बढ़ती वामपंथी हिंसा। आज हम 8 साल के बाद देखते हैं तो ये तीनों थिएटर में काफी हद तक हमने कंट्रोल पाने में सफलता प्राप्त की है। सदर द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के दौरे पर हैं। सदर ने आज कटक में ICAR नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में दूसरी इंडियन राइस कांग्रेस का इफ्तिताह किया। इस दौरान उन्होंने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि भारत दुनिया में चावल पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। सदर ममलिकत ने कहा कि चावल को खुशहाली की अलामत भी
समझा जाता है। Rice also figures very prominently in our heritage and culture. Right from the Vedas, our ancient literature in Sanskrit and other languages have rich references to this grain and many varieties of rice. Many rituals and ceremonies of various religions traditions are considered incomplete without Akshar, and the undertaken rites which is smooth and symbol of prosperity and even the wholeness of life. आज आयुष की वज़ारत यूनानी का दिन मना रही है। आयुष के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल, वजीर कानून व इंसाफ किरण रिजिजू और आयुष के वजीर ममलिकत बंजारा महेंद्र भाई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस मौके पर मौजूद थे। आयुष के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने अपने खिताब में कहा कि 2014 के बाद यूनानी अद्वियात की तहकीक और तरक्की के सिलसिले में बहुत काम किया गया है। यूनानी 2014 तक किस हालत में थे? ना बड़े बाजेट व्यवस्था थे, ना कोई नेशनल इंस्टीट्यूशन थे, ना सैटेलाइट इंस्टीट्यूशन, ना हमारे एनएबीएस का हॉस्पिटल का जो एक्रेडिटेशन थे, ना हमारे फार्मेसी थे, ना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस थे, ना कोई जेएमपी थे, कुछ भी थे नहीं। आज सारे देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खड़ा हो चुके हैं और इसके जरिए हमारे नई पीढ़ियों को यूनानी मेडिसिन के सिलसिले में शिक्षा और अनुसंधान में बहुत बड़ा मौका मिला है। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव और आईटी के वजीर ममलिकत देवेंद्र सिंह चौहान ने भारतीय डाक के सफर पर दिल्ली में कौमी डाक टिकट नुमाइश अमृत पैक्स 2023 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि महकमा डाक अब डिजिटल मीडियम के जरिए दूर दराज इलाकों तक खिदमात, बराह रास्त फवाइद और बैंकिंग नेटवर्क फराहम करने का एक जरिया बन गया है। नौजवानों में शऊर बेदार करने के लिए हर हफ्ते डाक टिकट पर एक रेल टिकट बनाई जाएगी। कंप्लीट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है पोस्टल नेटवर्क का। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज नेशनल फिलाटेली एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ है दिल्ली में। जितने भी डाक प्रेमी हैं उन सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा आए देखें। और आज एक और डिसीजन लिया गया है जो कि प्रधानमंत्री जी के विजन में समाहित है हमेशा, कि हमें एक डिजिटल एग्जीबिशन, डिजिटल फिलाटेली एग्जीबिशन स्टार्ट करना है, जो कि हर वीक एक नया रील्स निकलेगा, एक नया शॉट निकलेगा, जिससे कि आज के नौजवान इस बहुत ही सुंदर पोस्टल मीडियम से जुड़ सके। आज जनसंघ के बानी रुकन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बरसी है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के अलमबरदार पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया। वजीर आजम ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश करता हूँ। मुल्क की तरक्की और गरीबों की खिदमत के लिए उनकी काविशों को हम कभी नहीं भूलेंगे। उनके ख्यालात से मुतासिर होकर हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं कि तरक्की के सम्राट महरूमों और दलितों तक पहुंचे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को खराज अकीदत पेश किया है। अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा कि फलसफी मुनज़्ज़म पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत, अंत्योदय और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के जरिए उन्होंने मुल्क की तरक्की में हर फर्द को हिस्सेदार बनाने का रास्ता दिखाया। दीनदयाल जी की अवामी फलाह बहबूद की इस राह पर चलते हुए मोदी हुकूमत पसमानदा लोगों को मरकजी धारे से जोड़ रही है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान रियासत के सरमायाकारों से 32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी की तजवीज़ मौसूल हुई है। रियासत में सेहत के शोबे में भी बड़े पैमाने पर सरमायाकारी
हो रही है। पहले मरहले में 850 करोड़ की सरमायाकारी के बाद यशोदा मेडिटेक सिटी में दूसरे मरहले में 550 करोड़ के प्रोजेक्ट प्रोग्राम पर काम जारी है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल होने जा रहा है। हमारे नुमाइंदे अजय मिश्रा ने यशोदा मेडिटेक के सीईओ डॉक्टर सुनील डागर से बात की। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में फार्मा सेक्टर भी एक बहुत बड़ा फोकस है और किस तरह से ये क्षेत्र अगली उड़ान के लिए तैयार है। हमारे साथ बात करने के लिए यशोदा मेडिसिटी के सुनील कुमार डागर जी हैं। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद। आपके इन्वेस्टमेंट प्लान और क्या है अगला फोकस? देखिए, हमारा अगला फोकस MOU साइन करने के पश्चात हमने तुरंत जो है एग्जीक्यूशन करते हुए हमारा जो कमिटमेंट था 825 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट हमने ये यशोदा मेडिसिटी प्रोजेक्ट के तहत किया है वो हमने स्टार्ट कर दिया और इस समय हमारा कंस्ट्रक्शन जो है फुल स्विंग में है और हमारा कमिटमेंट है कि हम सन 2023 के अंत तक इसको कमीशन करके जनता के लिए समर्पित कर दें और आने वाले समय में इसी अस्पताल में हम प्रोटोन फैसिलिटी जो कि पूरे विश्व में सिर्फ गिनी चुनी जगहों पे अवेलेबल है उसको भी हम लाने के लिए इसमें प्रतिबद्ध हैं। और इसके साथ ही हम लोग जो हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट हमारा स्टार्ट करने वाले हैं वो है ग्रेटर नोएडा में जो एक यशोदा बायोटेक पार्क है। वो एक बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ वहाँ पे एक बायोटेक और फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके साथ साथ तुर्की और शाम में शदीद जलजले के 5 दिन बाद भी मलबे तले लाशों की तलाश जारी है। तुर्की इस कुदरती आफत से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। अब तक 24,000 से ज्यादा मौत हो चुकी हैं जबकि जख्मियों की तादाद 82,000 तक पहुंच चुकी है। मलबे तले अब भी हजारों अफराद फंसे हुए हैं। एजेंसियां और इमदादी कारकुनों का मानना है कि हलाकतों और जख्मियों की तादाद में इजाफा हो सकता है। तुर्की होलनाक तबाही से बचाने के लिए दुनिया भर के 70 ममालिक आगे आए हैं जिनमें भारत भी शामिल है। फौज और NDRF की टीमें भारत के ऑपरेशन दोस्त के तहत मलबे में लोगों को तलाश रही है। भारतीय फौज जलजले से मुतासरा इलाकों में फील्ड अस्पताल बनाकर जख्मियों का बिला रोक टोक इलाज कर रही है। वजीर आजम ने एक बार फिर मुसीबत ज़दा तुर्की की मदद के तई अपनी अहद बस्तगी का इजहार किया है। अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा, हमारी टीमें ऑपरेशन दोस्त के तौर पर दिन रात काम कर रही हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा जान माल को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश जारी रखेंगे। भारत मुश्किल की इस घड़ी में तुर्की के आवाम के साथ मजबूती से खड़ा है। और अब खबरें खेल के मैदान से। भारत ने नागपुर में खेले गए पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को एक इनिंग्स और 132 रन से शिकस्त दे दी है। दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 91 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया का आगाज इंतहाई खराब रहा। उस्मान ख्वाजा 5 रन बनाकर अश्विन के हाथों आउट हुए। लाबोशेन 17 और डेविड वार्नर 10 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट गए। मैट रेनशा को 2 पर, पीटर हैंड कॉम्ब को 6 पर अश्विन ने LBW किया। अश्विन ने एलेक्स कैरी को 10 रन पर आउट करके अपना 5वां विकेट हासिल किया। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एक करके पवेलियन लौटते गए और पूरी टीम 91 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। स्मिथ 25 रन बनाने के बाद नॉट आउट रहे। अश्विन ने 5, जडेजा और शामी ने 2-2 विकेटें हासिल की। और नाज़रीन, यह खबरनामा यही मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।